वेलकम टू डीके नॉलेज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको विदित है कि इंटर में कहानियां पूछी जाती हैं, अर्थात इंटर की जो क्लास है उसमें बोर्ड एग्जाम में कहानी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, कुछ कहानी ऐसी हैं जो निश्चित ही पूछी जाती हैं। उनमें से एक कहानी ये है जिसका नाम है कर्मनासा की हार। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कहानी में क्या है और संक्षिप्त रूप से दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप सुनने के बाद अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से इस कहानी को लिख सकते हैं। दोस्तों कभी कभी आपके माइंड में एक बात आती होगी कि कहानी को सुनाया ही क्यों जाता है, या मैं कहानी को क्यों सुनाता हूं, मतलब लिखकर क्यों नहीं बताता। तो इसका रीजन ये है दोस्तों, ये है कि कहानी कभी भी मतलब रट के या लिखकर याद नहीं की जाती। कहानी को जितना हम सुनकर याद कर लेते हैं या आसानी से सुनकर याद हो जाती है, इतना लिखकर कभी याद नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों सुनाता हूं आपको कहानी संक्षिप्त रूप से और आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए, कहानी का नाम है कर्मनासा की हार। ये कर्मनासा की जो हार है कहानी किसके द्वारा लिखित है ये भी आपको बता दूं तो ये डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित है। उन्होंने कई सारी ऐसी कहानियां लिखी हैं जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और पाखंडवाद का विरोध करती हैं। तो ऐसी ही कहानी ये है। ये जो कर्मनासा नदी है, एक नदी का नाम है कर्मनासा। ये कहाँ बहती है? ये बिहार और झारखंड राज्य में बहने वाली एक नदी का नाम है कर्मनासा। तो इसमें क्या है दोस्तों, कर्मनासा जो नदी है, ऐसी लोगों की वहां की आस्था थी कि कर्मनासा जो नदी थी लोगों के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी वो बुरी तरह से देती थी। अर्थात उन्हें हर साल वो परेशान करती थी, चाहे वो बाढ़ के रूप में या फिर कोई और तरह से या फिर कटान के रूप में, मतलब अलग अलग तरह से वो उन्हें जो परेशान करती थी गांव वालों को। तो ऐसी लोगों की आस्था है, इसी वजह से उस नदी का नाम कर्मनासा नदी पड़ा। दोस्तों कहा जाता है कि उन लोगों की ये आस्था थी कि एक बार को अगर सांप काट ले व्यक्ति को, या कोई और प्रलय आ जाए या कोई भी मुसीबत आ जाए तो उससे व्यक्ति बच सकता है। लेकिन अगर कर्मनासा नदी टच भी कर ले, अर्थात उसका पानी टच भी कर ले या किसी पेड़ को छू भी ले, तो वो कभी भी जीवित नहीं रहेगा, अर्थात पूरी तरह से वो सूख जाएगा। ऐसे लोगों की आस्था थी। तो इसमें क्या है, इसमें यही बताया गया है कि लोगों की जो आस्था थी, लोगों का जो अंधविश्वास था, वो किस तरह से अंधविश्वास में पड़े हुए थे, इस कहानी के माध्यम से बाप को बताता हूं। तो चलते हैं दोस्तों संक्षिप्त रूप से कहानी पर। देखिए कहानी क्या होती है, एक ऐसी लोगों की आस्था होती है भाई कि अगर मान लो कोई समाज में कोई काम गलत हो जाता है तो उस व्यक्ति पर ही सारा मतलब उस गलत काम का सिरे ढाल दिया जाता था कि भाई इसने ही किया है या इसकी वजह से ही हुआ। आज भी ऐसा समाज में होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, ज्यादातर अनपढ़ लोग करते हैं लेकिन पढ़े लिखे कम करते हैं। तो ऐसा ही होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है भैरव पांडे। पंडित जी हैं, इनके दादा जो हैं बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं है, वो मर गए। तो भैरव पांडे जो उनका एक भाई है जो अब 18 साल का है, वो कभी छोटा था तो उनकी माँ उनसे छोड़ के मतलब मर गई थी, माता पिता, वो पालन पोषण भैरव पांडे ने ही किया था। तो भैरव पांडे जो मतलब उसका लालन पालन करते थे। और अब जो वो जवान हो गया है, होता क्या है, जवान हो गया तो उसका प्रेम प्रसंग एक विधवा स्त्री जिसका नाम था फुलमतिया से हो जाता है, जो एक केवट की पुत्री होती है, बेटी होती है, क्योंकि उसका भी हस्बैंड मर चुका होता है। तो इसलिए उसका जो प्रेम प्रसंग है उससे हो जाता है और पूरी तरह से ही वो एक दूसरे पर जान न्योछावर करने की कसमें भी खा लेते हैं। ये बात भैरव पांडे को पता नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि गांव वाले उससे बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उससे जो गांव वाले डरते थे। लेकिन अब कोई भी गलत काम हो धीरे धीरे पता चल ही जाता। तो वहां एक चाची होती है जिसका नाम है धनेश्वरा चाची। तो वो इस बात की जांच पड़ताल करती है कि आखिर क्या है, क्यों प्रलय गांव पे आई है, अर्थात ये नदी क्यों इस बार जो ऊंचे टीले वाले लोग हैं उन पर भी मतलब अपना प्रकोप क्यों छोड़ रही है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए जो धनेश्वरा चाची होती है वो जाती है और वो देखती है कि आखिर रीजन क्या है, किस कारण मतलब ऐसा समाज में कौन सा गलत काम हो गया जिसकी वजह से ये नदी हम लोगों को भी नहीं छोड़ रही। जो नीचे वाले लोग हैं, यानी जो नीचे लोग रहते थे नीचे स्थान पर, चलो उनकी तो अच्छी ठीक बात है, चलो वो उनके यहाँ बाढ़ आ सकती है, लेकिन हम तो ऊंचे स्थान पर रहते हैं, हमारे यहाँ क्यों आई। तो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए वो मतलब घर घर घूमती है। तो घर घर घूमने के बाद उसे ये बात पता चल जाती है कि यहाँ जो है जो फुलमतिया होती है, मतलब फुलमतिया जो केवट की पुत्री थी, जो विधवा है इस समय, और कुलदीप
मतलब दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है और उससे जो है एक नवजात शिशु पैदा हो जाता है। यही रीजन है कि ये जो नदी है हमें इतना परेशान कर रही है और जो है ये बाढ़ इतनी मतलब तीव्रता के साथ इस नदी में आ गई है जो सभी को बहाने के लिए तत्पर है। तो इस बात से बड़े चिंतित होते हैं सभी। वो सोचते हैं कि इसका निवारण एक ही तरह से हो सकता है कि कुलदीप और उसकी जो मतलब प्रेमिका है जिसका नाम फुलमतिया, वो और उसका जो नवजात शिशु है उसे जो है उस नदी में फेंक दिया जाए, अर्थात भेंट दे दी जाए या बलिदान कर दिया जाए उनका, तो जो नदी है वो शांत हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ऐसी लोगों की वहां के आस्था थी। तो धीरे धीरे ये बात भाई जो कुलदीप होता है, कुलदीप को भी ये बात पता चल जाती है और सारा जो गलत बात थी अर्थात जो नदी बाढ़ ले रही थी उसका श्रेय सब कुलदीप पे रख देते हैं कि तेरी वजह से ही यह हुआ है। और उधर फुलमतिया को भी तरह तरह के ताने देते हैं, तरह तरह की बातें उसके साथ करते हैं और तरह तरह के मतलब उसे टॉर्चर करते हैं अलग तरह से। तो जो भैरव पांडे होता है भाई उसे अभी इस बात का पता नहीं है, लेकिन कोई भी गलत बात ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और धीरे धीरे उसका एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। तो धीरे धीरे ये बात जो भैरव पांडे होते हैं उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि कुलदीप और फुलमतिया का प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसकी वजह से ही एक नवजात शिशु पैदा भी हो गया है। तो इस बात को सोच करके भैरव पांडे कुलदीप से कुछ नहीं कहते कि कहीं ऐसा ना हो कि कुलदीप गलत कदम उठा ले। अगर मैं उसे डांट दूं तो कुलदीप हो सकता है गलत कदम उठा ले, इसलिए वो कुलदीप से कुछ नहीं कहते और जो वो शांत रहते हैं। होता क्या है, गांव वाले कुलदीप को तरह तरह की बातें कहते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, तेरी वजह से ही ये नदी इतना मतलब प्रकोप ला रही है, इतना परेशान कर रही है, इसलिए तो तेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है। तो कुलदीप ये बात तय कर लेता कि अगर मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आप अच्छी तरह से मतलब यहाँ रह सकते हैं। अगर मेरी वजह से ये प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। तो कुलदीप अपना घर छोड़ के अपने भाई को बिना बताए चला जाता है और जो वो वापस लौट के नहीं आता काफी दिन तक। होता क्या है, उधर जो गांव वाले होते हैं, गांव का मुखिया होता है, गांव का प्रधान होता है, सब मिलकर के एक विधि अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि फुलमतिया और उसका जो नवजात शिशु है इसकी ही भेंट दे दी जाए, इसकी ही बलि दे दी जाए। इन दोनों की अगर बलि हम दे देते हैं फेंक करके नदी में तो ये बाढ़ जो शांत हो जाएगी, अर्थात नदी शांत हो जाएगी। ये बात पूरे गांव के लोग मतलब प्लान बनाते हैं। तो वो जैसे ही मतलब उसे लेने के लिए जाते हैं बच्चे को, जो नवजात शिशु होता है, तो जो फुलमतिया होती है उसे मतलब बहुत रोकती है लेकिन जबरदस्ती उसे छीन लेते हैं। लेकिन इतने पर ही जैसे ही मतलब उसे डालने के लिए सब गांव के लोग तैयार होते हैं तो भैरव पांडे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठहरो, मेरे जीते जी किसी भी जीवित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाएगी और चाहे कुछ भी हो जाए, नो बलि दी जाएगी तो तुम्हारे अहंकार की दी जाएगी, तुम्हारे अंधविश्वास की दी जाएगी और तुम जो रूढ़िवादी लोग हो तुम्हारी रूढ़िवादिता जो गुण है उसकी दी जाएगी। किसी भी जीवित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाएगी। और जो है कुलदीप को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कुलदीप की ये मतलब पत्नी है और मेरी जो है ये बहू है और ये मेरा पोता है, मैं हरगिज मतलब इसकी बलि नहीं देने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतना कहने के बाद उन्होंने मतलब उस बलि को देने से इनकार कर दिया, रोक दिया। तो होता क्या, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही अपने आप जो नदी है शांत हो जाती है और सभी जो है इस बात से सहम जाते हैं क्योंकि भैरव पांडे ये बात जानते थे कि इन अंधविश्वासों में कुछ नहीं रखा और उन्होंने जो है रूढ़िवादिता को और जो परंपरागत तरह से जो चली आ रही रीति थी उसका विरोध किया और उन्होंने मतलब जो बलि प्रथा थी उसका भी विरोध किया और उसे देने से इनकार किया और जो नदी ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाती है। और ये मतलब कहानी जो है यहीं समाप्त हो जाती है। और उधर जो कुलदीप बाद में लौट कर आ जाता है, कुलदीप को जो भैरव पांडे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों ही अपने प्रेम प्रसंग को पूरी तरह से निभाते हैं। साथ रहने की कसमें जो खाई थी वो साथ रहते हैं। इस बात से ये पता चल जाता है कि समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं किस तरह से मतलब अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, किस तरह से रूढ़िवादिता के गुणों में जकड़े हुए हैं आज भी, और तरह तरह के मतलब ऐसे आज भी ढोंग ढगोसले किए जाते हैं जो किसी भी मानव जाति से संबंधित नहीं होते, बेकार की बातों से संबंधित होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से ये कहानी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों किसी दूसरे का भी भला हो जाए तो इसलिए जो वीडियो को शेयर भी कर दें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।